एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संदीप पोखरेल ये हैं काठमांडू नेपाल से, ये कुंडली इन्होंने भेजी है कुंडली के अध्ययन के लिए। शुरू करते हैं। और ये फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं ये नेपाल के। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने संपर्क करा और अपनी कुंडली अध्ययन के लिए भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यूं सबसे पहले तो मैं पंचांग बताता हूं, पर अब मैंने तरीका बदल दिया है। पंचांग के साथ कुंडली का मैच करना हमें वैसे भी सीखना चाहिए कि पहले पंचांग का असर कितना है और उसके बाद कुंडली का असर कितना है, दोनों को मैच करा। पर मैंने फिर सोचा कि अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ा करके अगर दर्शकों को बताया जाए तो उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें निखर करके सामने आएंगी। जैसे इनका जो संवत्सर है वो खर संवत्सर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है, जिसमें व्यक्ति को दूर देश की यात्रा करनी पड़ती है और आय के लिए कई बार शरणागति धारण करनी पड़ती है या दूसरे देश के लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है। व्यक्ति को समझौतावादी प्रवृत्ति में ढलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको अब यहाँ पे रोक करके इनके पंचांग के साथ जोड़ करके आपको इनकी कुंडली के 5 अहम बिंदु पे चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले बताऊं, चैत्र माह में इनका जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के धन कमाए तो ही धन बचा पाता है। और इस चीज को अगर आप कुंडली में देखेंगे तो यहां बैठे हैं मंगल, जो इस बात का इशारा कर रहे हैं। मतलब माह वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होगा, एक अलग चीज वो दिखेगी। और दूर जाने की स्थिति यहां मंगल बनाएंगे, क्योंकि तुला राशि के अधिपति उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति वहां पे जहां बाहर रहेगा वहां पर भी उसको वीजा या परमानेंट वीजा वगैरह मिल जाए, ऐसी भी स्थितियां दिख रही हैं। क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जो शनि हैं वो भी जन्म कुंडली में यहाँ बैठे हैं, मतलब नीच के बैठे हैं। इस वजह से मशक्कत दे सकते हैं, लेकिन उच्च की दृष्टि से यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव रहेगा, इस वजह से उसमें हाँ जरूर कहूंगा। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह, जिसमें से चंद्रमा को अगर निकाल दूं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो उत्तरायण में नहीं दक्षिणायन में ज्यादा बलवान हो जाते हैं, तो उत्तरायण के क्रमशः सूर्य, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह बलवान हो जाएंगे। और ऐसी अवस्था में ये क्रमशः धन भाव के और गुरु भाग्य भाव के होने के साथ साथ छठे भाव के अधिपति होते हैं, इसका बल बढ़ेगा। और साथ ही साथ शुक्र जो लाभ भाव के अधिपति होने के साथ साथ सुख भाव के अधिपति होते हैं, उनका बल बढ़ेगा। मतलब लाभेश, सुखेश, छठे भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ द्वितीय भाव के अधिपति का बल बढ़ेगा। मतलब अपने प्रभावों में उनकी वृद्धि रहेगी। क्लियर है। रविवार के जन्मे पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, मतलब पीत वर्ण का व्यक्ति होता है, हतोत्साहित नहीं होता, ऊर्जावान बना रहता है, धन की समस्या नहीं होती और व्यक्ति हमेशा ही अनुकूल पर्यावरण को तैयार करने वाला होता है। कभी भी उसके कोई भी कृत्य कभी भी अपनी ही समस्या बढ़ाने वाले नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते हैं, पापग्रह होते हैं। और दक्षिणायन में होते तो बलवान होते, पर उत्तरायण में होकर के वो थोड़े कमजोर होंगे। और ये शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के तक के चंद्रमा पापक होकर के कमजोर बली होते हैं, कमजोर बलवान होते हैं। इस कारण से यहाँ पे व्यक्ति को नौकरी दूसरी जगह जाकर के करने की स्थिति बनती है या व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता हुआ देखा जाता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे होने से ये जिस भी कंपनी के साथ जुड़े या जिस भी व्यक्ति के साथ इसकी शादी की स्थिति बनती है, विवाह की स्थिति बनती है, वहां पे ये चीजें अच्छी होती है। पाणी ग्रहण का संस्कार इनका बहुत अच्छा होगा। विषकुंभ योग ये व्यक्ति को साम्राज्यवादी बनने के लिए प्रेरित करता है, महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अंदर डालता है। और व्यक्ति के जीवन में बौकर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी होती है और व्यक्ति बहुत ही मजबूती से सिंहासन को पकड़ करके रखने वाला होता है। आत्मीयता बहुत तीव्र और भविष्य देखने की क्षमता शरीर में, बुद्धि में विद्यमान होती है। शरीर में नहीं, बुद्धि में विद्यमान होती है। ये चीजें पंचांग में आपको मिल गई। पर अगर इसी चीज को कुंडली में देखें तो सबसे अच्छी बात क्या देखने को मिल रही है कि लाभ भाव के अधिपति शुक्र और लग्न के अधिपति चंद्रमा,
ये दोनों एक साथ बैठे हैं और नीच के शनि के साथ बैठे हैं, जिनका कि नीच भंग मंगल केंद्र में बैठ करके कर दे रहे। ये तो सामान्यतः आप लोगों को भी चीजें दिख रही होंगी। गुरु के साथ सूर्य और बुध का बैठना ये व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी, तेजस्वी, पुरोधा, धार्मिक और संतान, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की चीजों को देने वाला और सभी तरीके से व्यक्ति को सुसंपन्न बनाने की भूमिका में देखे जा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को यहीं पे रोक करके, मुझे जब भी संपर्क करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यक्रम के नीचे जो 3 दिए गए नंबर हैं उन्हीं पे संपर्क करें। 9572 66 44 85, 97 081 39 619 और 82 10 36 94 45। बाकी के अन्य किसी भी नंबर पे कभी भी कोई संपर्क ना करिए। मैं ये बात बार बार आप लोगों से कह रहा हूं। कमेंट में अगर कोई नंबर देता भी है उस पे वो मेरे ऑफिस के लोग नहीं हैं, वो कोई और अन्य व्यक्ति हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहां तक की मैंने बात कही। अब यहां पे जो एक स्थिति बन रही है कि मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना, स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र और उस पे चंद्रमा, शुक्र और शनि का प्रभाव, मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु जन्म कुंडली में केंद्र में जो बैठे हैं बुध के नक्षत्र में। अब जरा विचार करिए तो राहु बुध के नक्षत्र में और बुध जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में। ऐसी अवस्था में मैं जहां तक एक बात और भी गंभीरता से कहूं, दरअसल मंगल स्वाति नक्षत्र के और बैठे हैं वक्री होकर के 18 डिग्री के, तो ये पीछे भी जाएंगे, शिफ्ट करेंगे और अपना 60% से अधिक परिणाम वो तीसरे भाव का करेंगे, जहां व्यक्ति को पराक्रमी और दूर देश की यात्रा करने वाला बनाएंगे। व्यक्ति कई देशों की यात्रा करता है और अपने अस्तित्व को लेकर के कई बार उसको इधर उधर भटकना पड़ता है। ये मंगल के कारण होगा। अपने कुल देवता की पूजा और उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि वस्तुतः व्यक्ति को स्वप्न भी बहुत आते होंगे। ये बात यहां तक है। कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? भाग्य भाव, लग्न के अधिपति का दशम में जाना और लाभेश के साथ बैठना, ये महाभाग्यशाली और धनी योग बनाएगा। शनि का यहां बैठना दूसरे देश की सरकार से थोड़े विलंब के बाद सहयोग मिलने की स्थिति, पर वास्तुतः आपको वो चीज मिल जाती है जिस चीज के लिए आप प्रयासरत होते हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पे उच्च की पड़ेगी और जन्म कुंडली में वो छठे और नवम भाव के अधिपति होकर के सूर्य और बुध के साथ बैठ करके व्यक्ति को तेजस्वी और ओजस्वी बनाने के साथ साथ धर्मपरायण और धर्म धुरंधर बना रहे हैं। व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए जीने और मरने तक की बात सोचता है। ये अच्छी बात है। भाग्य का साथ, लोगों का साथ और पूर्वजों का आशीर्वाद ये सब जातक को मिलता रहता है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में एक ग्रह यहाँ, 3 ग्रह यहाँ और 3 ग्रह यहाँ, 3 3 6 1 7, मतलब टोटल 3 ही घर में सारे ग्रह बैठ गए, राहु और केतु को अगर छोड़ दें तो। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो कुंठित भी होता है। कई बार उसके जितने स्किल होते हैं उसके आधार पर उसको उतनी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में आप जब गौर करें तो चतुर्थ में बैठे हैं तुला राशि के, जहां इसको कई बार इधर उधर भटकाव में भी देखा जाता है, क्योंकि शुक्र नीच के शनि के साथ बैठे हैं और वस्तुतः लाभ भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के मारक ग्रह के साथ यानी कि शनि के साथ हो रहा है, जो सबसे पहले क्या मार रहा है? व्यक्ति के दशम स्थान के प्रभाव यानी कि कर्म क्षेत्र को। और मैंने अभी 2 दिन पहले के ही कार्यक्रम में बात कही थी कि दशम स्थान में जब कभी भी शुक्र बैठते हैं तो क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये बात क्लियर है। यहां मंगल आपको घर पे रहने नहीं देंगे और घर में कलह का वातावरण बना सकते हैं। ये इतनी सी चीजें। और अच्छी बात क्या हो सकती है, और जो भी चीजें मोटे तौर पे अगर बताऊं तो जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना और भाग्येश के साथ बैठना, ये महाधनी योग होगा। बुध भी साथ में बैठे हैं जो कि तीसरे और 12वें भाव के अधिपति हैं, यानी कि धन भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव में हो रहा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलने के संकेत मिलेंगे और व्यक्ति बाहर से जुड़ करके ही धन कमाएगा, अपने घर से नहीं, क्योंकि धन भाव के अधिपति का संबंध 12वें भाव के अधिपति विदेश भाव के अधिपति से भाग्य भाव में हो रहा है। गुरु, सूर्य और एक साथ बैठना, शनि जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल ने करा है। अगर ये मंगल केंद्र में नहीं होते और अपनी उच्च की दृष्टि से सप्तम स्थान को नहीं देखते
तो ये स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती थी। मंगल की दृष्टि यहाँ पे है, इस वजह से देर सवेर व्यक्ति को लाभ मिल जाता है उसके करियर का। इसके अतिरिक्त आप अगर कुंडली में देखें तो पंचम भाव का बल बढ़ेगा, क्योंकि पंचमेश जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं मंगल, और वो वक्री अगर नहीं होते तो और भी ज्यादा वो संपुष्ट होकर के परिणाम दे सकते थे। मतलब अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति केंद्र से संबंध बनाते हो, आपको क्या देखना है कि आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, लग्न में, दशम में या सप्तम भाव में बैठे हैं या नहीं। उसके अतिरिक्त पंचम भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, यानी कि गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो निश्चित रूप से एक अलग और भी ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा का यहाँ बैठना, यानी कि पंचम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर शुक्र और चंद्रमा जैसे दो दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से जहां पंचम भाव को बल मिलेगा, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ जाने से पंचम भाव को बल मिलेगा। वहीं साथ ही साथ अष्टम भाव के नीच के हो जाने से और उस पे किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं रहने से अष्टम भाव यानी कि रिसर्च और व्यक्ति का साइंटिफिक जो अप्रोच होता है वो हर्डल क्रिएट करता है, उसमें व्यक्ति को दिक्कत में गुजरना पड़ता है। ये बात मैंने यहां तक आपको बताई। कुंडली में सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें पहले दृष्टि में अच्छी दिख रही हैं। जैसे पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि, पंचम भाव के अधिपति के ऊपर दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, और जन्म कुंडली में लग्न में राहु। अब लग्न में राहु कर्क के बैठे हैं। कर्क के राहु तटस्थ होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे ना तो बहुत ज्यादा बुरे। अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो निसंदेह वो अच्छे हो जाएंगे। अब कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा केंद्र में ही है। मैंने सूत्र आपको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना चाहिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है राहु केतु से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। वहां मैंने ये बात कही है कि राहु जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति राहु को दृष्ट कर ले, देख ले, या वो केंद्र में बैठा हो, या राहु केंद्र से संबंध बनाते हो, यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में, या फिर राहु के ऊपर कम से कम एक नहीं तो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या उससे केंद्र में अगर दो से अधिक या एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हो, तो राहु कभी भी बुरे नहीं होते। और दूसरे नंबर पे राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अगर कुंडली के अच्छे भाव का अधिपति हो तो राहु कभी भी बुरे नहीं होते, या फिर वो अच्छे भाव में बैठा हो तो भी राहु कभी बुरे परिणाम नहीं करते। लेकिन जो उनका अपना बिहेवियर होता है वही इतना निकृष्ट और पापी हो जाता है, इतना ज्यादा व्यक्ति को घसीटवाने लगता है, रेंग करके और चोरी सिखा देता है, झूठा बना देता है, परेशान करने वाला बना देता है कि उसका बेसिक नेचर इतना एक्टिव होता है कि उसकी क्वालिटी वाली जो बात होती है, जो वो वास्तव में बैठा होता है, वो कई बार उसकी दशा में बहुत कमजोर या कमजोरी से प्राप्त होती है। और वस्तुतः आपको राहु को अपनी कुंडली में चेक करने से पहले और उसके परिणाम को बताने से पहले इन सभी दृष्टियों को अवश्य ही देख लेना चाहिए और निश्चित रूप से इन सभी बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि इनकी कुंडली में राहु जो आश्लेषा के बैठे हैं, जिसके अधिपति देखिए बुध यहाँ बैठे हैं, जिनका नीचभंग हो रहा है क्योंकि गुरु यहीं बैठे हैं, पर वस्तुतः बुध भी वक्री हैं और भाग्य भाव में अगर बैठे नहीं होते तो निसंदेह राहु को उससे कमजोरी अवश्य मिलती। परंतु चूंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो बुध 12वें और तृतीय भाव का अधिपति होता है, इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि ये मेहनत अपनी दशा काल में करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे राहु 27 डिग्री के बैठे हैं और सम संख्या की राशि में बैठे हैं। शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह के बैठने से भी कितने सारे सूत्र हैं जो मैं आपको कुंडली विश्लेषण में देता हूं, पर आप लोग वही नहीं देखते। ये दुर्भाग्य भी हो सकता है। राहु कर्क राशि में बैठे, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और राहु रेंग करके चलने वाला प्राणी, और वस्तुतः वो एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह नहीं है और जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो कर्क राशि में जाकर के आपके मानसिक तनाव की वृद्धि कर सकता है और आपको घर से दूर रख सकता है। आप जरा विचार करिए तो राहु जो आपको लग्न में दिख रहे हैं वो यहां बैठे हैं और यहां जो ग्रह बैठा है वो वस्तुतः यहां बैठा है। काल पुरुष की कुंडली जब आप तैयार करेंगे तो राहु यहां दिखेंगे और मंगल यहां दिखेंगे,
और ये जो चंद्रमा, अगर चंद्र कुंडली तैयार करेंगे तो आपको ये चंद्रमा लग्न में शुक्र के साथ विराजमान होंगे। इसका मतलब तब गतिविधि कैसी होगी, तो चंद्रमा, शुक्र और शनि लग्न में रहेंगे और राहु यहां बैठेंगे और मंगल यहां बैठेंगे। ये पूरी प्रकृति घूम जाएगी, यानी कि इस चंद्रमा और शुक्र और शनि के ऊपर मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान पे टिकेगा ही नहीं, क्योंकि राहु तब तक यहां विराज चुके होंगे। अगर आप 1 नंबर की कुंडली बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये राहु आपके माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा, आपके घर में कलह का वातावरण तैयार करेगा, आपके दिमाग को कभी भी शांत नहीं रहने देगा, विचलित और विक्षिप्त बनाएगा और साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी बढ़ाने वाला बना देता है। मतलब अब आपके कोई भी निर्णय लगातार आप वहां पे खुद डोमिनेटिंग नेचर के न होकर के किसी दूसरे के द्वारा आप डोमिनेट करे जाएंगे। दाम्पत्य भी ऐसा हो सकता है, पत्नी भी ऐसी हो सकती हैं, विवाहित जीवन भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये कुछ स्थितियां राहु के बारे में दिख करेंगे। दूसरी बात, अब इसी राहु को और भी ज्यादा रगड़ता हूं तो क्या चीजें निकलती हैं। जैसे राहु 27 डिग्री के नवांश कुंडली में मीन राशि के चले जा रहे हैं, वहां भी तटस्थ हैं और डिग्री के हिसाब से 27 डिग्री के और कर्क राशि पे बाल अवस्था के हो जाएंगे। अब गौर करने की बात है कि मैंने, हालांकि अभी इस पे मैंने कार्यक्रम नहीं बनाया है, पर अभी आने वाले दिनों में इस पे मैं कार्यक्रम बनाऊंगा, जिसमें मैंने बात कही है, मैंने जो चीजें अनुभव करी है, मेरे पूरी एक मैंने डायरी बना रखी है, उसमें मेरे अनुभव जो ज्योतिष से जुड़े हैं उसको मैं कभी आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा और उसका एक अलग फेज तैयार कर दूंगा। जिसमें मैंने एक चीज देखी है बहुत सारी कुंडलियों पे, जो अध्ययन मेरा है उसमें मैंने ये चीज देखी कि राहु की अवस्था उसके परिणाम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर राहु युवावस्था का रहा है तो निसंदेह उसने अपनी दशा में अच्छे परिणाम दिए हैं, और राहु जैसे जैसे अपनी अवस्था से च्युत या कमजोर या परेशान हुआ है, यानी कि बाल या वृद्ध या मृतप्राय हुआ है, तो निसंदेह वो कमजोर हुआ है, यानी कि उसकी दशा जातक के जीवन को बुरे तरीके से पिटती हुई नजर आई है। इसमें 2 चीजें और भी काम करती हैं। जिस राशि में राहु बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति कोई पापग्रह बनता हो और वो केंद्र से संबंध न बनाता हो तो राहु और भी ज्यादा आड़े तिरछे हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर राहु जिस राशि में बैठे हैं और अगर उस भाव का अधिपति केंद्र और त्रिकोण से संबंधित हो या संबंध बना रहा हो तो राहु को अतिरिक्त बल मिलता है, या फिर उसको एक फिजिकल जो है वो एक जो इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां वो शुभ परिणाम देने के लिए उत्सुक होता है। इसके अतिरिक्त राहु के बारे में आपको मैं और 2 चीजें जो बताऊं कि अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हो या उसके केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो निसंदेह वो अच्छे परिणाम देते हैं। परंतु अगर वो जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं, अगर वहां से 4 घर आगे कोई पापग्रह बैठा हो तो निसंदेह वो कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। राहु से 4 घर आगे मंगल, और वो भी वक्री। आप लोगों को मैं वक्री ग्रह के बारे में भी एक अलग सीरीज तैयार करने वाला हूं बहुत जल्दी। अभी वो कार्यक्रम अब लगातार शुरू हो जाएगा, तो बन के रहिएगा। तो मैंने ये जो बात कही कि राहु के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें बताई जहां व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखे, कंफ्यूज करे। हालांकि ये स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो डिग्री में बाल अवस्था के हैं, इस कारण से वो थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ अपना परिणाम देंगे। मतलब उस दशा काल में आपको इधर उधर भटकना पड़े, यात्राएं बेवजह की बनती रहे, बेवजह का धन खर्च होता रहे, दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के आपको परिणाम के लिए इंतजार करना पड़े, आपके काम बिगड़ते रहे, बेवजह की यात्रा से आपका मन थक जाता है। और साथ ही साथ कई बार इतना ज्यादा इरिटेटिव साउंड करता है व्यक्ति कि सामने वाला बिल्कुल अंतिम स्टेज में जाकर के आपका काम बिगड़ जाता है। ऐसी स्थितियां, क्योंकि राहु के ही ऊपर केतु की डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। राहु के वत ही केतु को परिणाम देना पड़ता है। और एक बात जो इस कुंडली में देखने को मिल रही है, जहां बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, कि मंगल की उच्च दृष्टि यहां पे पड़ रही है और केतु मंगलवत होते हैं, और केतु मंगल और गुरु या गुरु से प्रभावित होते हैं। मंगल से भी प्रभावित होते हैं और केतु गुरु से भी प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त केतु के बारे में आपको एक और भी बड़ी अच्छी जानकारी दे दूं कि केतु को नवग्रहों में सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह कहा जाता है, और ये वो ग्रह होते हैं जो अनुभव के लिए सारे ग्रह इनके आगे लाइन में खड़े होते हैं। इस वजह से कई बार केतु की दशा में व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करके अनुभव करने की बात कही जाती है। मैं ऐसा कई बार ये आजमा चुका हूं। अब आइए आपको और भी आगे ले चलता हूं। अब एक एक भाव पे चर्चा करते हैं।
लग्न के अधिपति का दशम में जाना 25 डिग्री पे थोड़े कमजोर अवस्था में भरणी नक्षत्र शुक्र, जिससे जुड़े उसका लाभ मिले और व्यक्ति के पास काम का अनुभव होता है। कार्य क्षेत्र में हमेशा ही डट करके मुकाबला करता है। जो भी व्यक्ति किसी को कोई भी बात बोल दे, ये मैं किसकी बात बता रहा हूं, लग्नेश के दशम भाव में बैठने के बारे में बता रहा हूं और शुक्र के नक्षत्र में बैठे होने के बारे में बता रहा हूं, मंगल की दृष्टि पड़ने के बारे में बता रहा हूं। इन सबका एक साथ निचोड़ बता रहा हूं। क्या होगा, ऊर्जावान बने, साहसी बने क्योंकि मंगल की दृष्टि है, साथ ही साथ वो यश कीर्ति मान सम्मान भी प्राप्त करता है, धनाढ्य होता है, दाम्पत्य अच्छा होता है और जिसके साथ भी जुड़ेगा उसको भर देने वाला होता है, जिसके साथ भी जुड़े उसके भाग्य को बल देने वाला होता है, सुंदर प्रकृति का होता है, अनुभवी होता है और अपने बल पे काम करने वाला होता है। जब तक व्यक्ति अपने बल पर काम न करे तब तक उसको बेचैनी लेश रहती है, वो बेचैन रहता है क्योंकि उसको कभी भी बेचैन शांत नहीं देखा जाता किसी के अंडर में काम करते हुए। दूसरे नंबर पे हमेशा ही जब तक व्यक्ति दूसरे के पास रह करके काम करेगा तो उसके पास उसको अनुभव की वृद्धि होती रहती है और जैसे ही वो अपने बल पर काम करने लगता है कई बार वही अनुभव उसके झूठे या कमजोर मालूम पड़ने लगते हैं। व्यक्ति को पद से ज्यादा प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, पैसे से ज्यादा पद की चिंता होती है और पैसे से ज्यादा पद की चिंता नहीं होती और न ही पैसे की चिंता होती है। उसको पद की आवश्यकता भी नहीं है और न ही पैसे की आवश्यकता है। उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की आवश्यकता है। वो कभी भी समझौता नहीं कर सकता, जहां मैंने शुरू में समझौतावादी प्रवृत्ति को बल देते हुए कहा था। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब भाषणबाजी करे, जब बोलने लगे तो लोग उसको सुनते हैं, उसकी प्रतिक्रिया का सभी लोग सत्कार करते हैं और जो भी बात वो समाज में कह देता है लोग उसकी बात मान लेते हैं। ऐसी स्थितियां आपको विवेकानंद की कुंडली में, राजेंद्र प्रसाद की कुंडली में और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की कुंडली में भी देखने को मिल सकती है। विचार कर लेना चाहिए। ये आपकी कुंडली यहां चंद्रमा के ऊपर थी। अब बात धन भाव की करेंगे, पर चंद्रमा को लेकर के अगर ये बात कहूं तो लग्न के अधिपति का दशम में बैठना महालक्ष्मी योग बनेगा जो व्यक्ति को साधन से संपन्न बना देता है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों की दृष्टि यहां पे पड़ेगी तो निसंदेह व्यक्ति बेसिकली व्यवसायिक नेचर का है, जो कभी भी दुर्बुद्धि से युक्त नहीं होगा, जो कभी भी मोरालिटी से कमजोर नहीं होगा, उसकी मोरल डेंसिटी बनी रहती है और कभी भी वो निंदनीय कृत्य नहीं करता है, कभी भी वो कटार चलाने का दामन नहीं थामता है। ये बात यहां तक। अब जन्म कुंडली में दूसरे भाव को विचार करते हैं तो धन भाव के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में 6 डिग्री के और बैठे हैं वो शनि के नक्षत्र में। नौमांश कुंडली में भी वो जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ठीक है वहां पे। इसका मतलब है कि धन भाव के अधिपति अगर स्व नवांश में जाएंगे, अपने नवांश में, तो ये एक अच्छी बात होगी। यहाँ पे धन भाव के अधिपति का नवम भाव में जाना, नवम भाव के अधिपति के साथ, ये अच्छी बात और बहुत बढ़िया, ये श्रेष्ठ योग बनेगा, महाभाग्यशाली महाधनी योग कह सकते हैं इसको। और वस्तुतः सूर्य जो है वो 6 डिग्री के वृद्ध होंगे, पर कोई बात नहीं, 25% का परिणाम भी जातक के लिए बहुत होता है। और मैं समझता हूं कि यहां से बैठ करके उन तीनों ग्रहों की दृष्टियां आपके तृतीय भाव पे पड़ेंगी। सूर्य आपको धनदायक स्थिति में लेके जाएंगे और आधा परिणाम करेंगे। आधा परिणाम का मतलब होता है कि 50%, और चूंकि वृद्ध हैं तो और भी थोड़े कमजोर, यानी कि सूर्य के बलवान होने की स्थिति आपकी कुंडली में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य को खुश करने के लिए मांसाहार का परित्याग करना चाहिए। रविवार को देर तक नहीं सोना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर, माता और पिता का सत्कार और जीवन में ब्राह्मण का जितना ज्यादा हो सके और सूर्य की उपासना, ये दोनों आवश्यक है। तीसरे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध, नवांश कुंडली में उच्चाभिलाषी और लग्न कुंडली की स्थिति के आधार पर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 3 डिग्री के वक्री, तो आपको वो वात पित्त और कफ, इन तीनों ही समस्याओं से घिरने वाले या घेर करके रखने वाले बनेंगे। एक स्थिति और भी जो आपकी कुंडली में बन रही है कि वो बुध जो है वो राहु से दृष्ट हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में कि जिस नक्षत्र में वो बैठे हो, तीनों ग्रह शनि के नक्षत्र में, और शनि एकाग्रता से नीच है। अलग बात है उनका नीच भंग हुआ है, पर राहु की दृष्टि बुध पे जाने के कारण और बुध का प्रभाव यहाँ पे सिमटने के कारण कई बार व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता कमजोर होती है और कई दफा वो ऐसी स्थितियों में उलझ जाता है जहां उसको कुछ भी समझ में ही नहीं आता। मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होती है। भाई छोटे भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कमजोर सा मिलता है, लेकिन होते हुए भी कई बार उनसे दूरी बन जाती है।
ये आपकी कुंडली में बुध की स्थिति है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बुध की मैंने बात कर डाली है। ये बुध आपको बुद्धिमान और नारायण का भक्त बनाएंगे और आपको कई दिशाओं का ज्ञाता बनाएंगे। साथ ही साथ ये बुध आपकी कुंडली के लिए बड़े ही सर्वोत्तम तरीके से आपको धर्म में आपकी अनुरक्ति बढ़ाएंगे। धर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ देती है या बल मिलती है। चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ लाभ भाव के अधिपति कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते। चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ नवम एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं वृषभ राशि के, जहां वो पापक भाव के अधिपति कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल होते हैं, जिसपे आगे चर्चा करूंगा। और फिलहाल ये चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होकर के कम से कम चतुर्थ को देख रहे हैं। इस वजह से ये जो भाव है, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रभाव, घर, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, बंगला आदि, इन सब चीजों का सुख व्यक्ति को दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो लाभेश होकर के कम से कम अपने भाव को देख रहे हैं और दरअसल चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति के साथ अगर इनका संयोग नहीं होता तो ये स्थिति और भी ज्यादा अच्छी होती और कम से कम कुहू योग का निर्माण नहीं होता। हालांकि डायरेक्टली तो ये निर्माण नहीं होगा क्योंकि चतुर्थेश अष्टम में नहीं बैठे हैं, पर चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे तो हैं। लेकिन एक बात और भी समझने की है कि चतुर्थ भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उस पर मंगल की दृष्टि है। इसका मतलब है कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन, यहां पे परिवर्तन राजयोग बनेगा। दूसरी बात, जो सिद्धांत है, योग कारक ग्रह के साथ अगर किसी भी ग्रह का संबंध बन जाए चाहे किसी भी तरीके से, तो वो ग्रह भी बलवान हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ खाली मंगल ही नहीं बल्कि शुक्र के पास भी एक अतिरिक्त बल मिलेगा, जिसके बल के आधार पर व्यक्ति जहां भी नौकरी करे कम से कम उसको कुछ पद मिल जाता है और किसी पद पे ही वो आरोहित होता है या पद पे बैठ करके ही अपना काम करता है। चंद्रमा के साथ बैठने के कारण पॉलिटिकली वो हमेशा ही पदस्थ अधिकारियों से उसके संबंध बने रहते हैं, बॉस के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं और उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहता है। ये कम से कम मंगल और शुक्र जब एक दूसरे को देखेंगे तो ये एक बड़ा ही अच्छा भाव बनेगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं तो शुक्र अश्विनी नक्षत्र के यहाँ अनुभव, पूजा पाठ और धर्म आदि में व्यक्ति का मन लगा रहता है और उसमें कभी भी कोई संदेह नहीं है। ये बात यहां तक। शुक्र की जो स्थिति मैं देख रहा हूं वो 9 डिग्री के बैठे हैं और आपकी कुंडली के लिए वो जो अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, केतु का नक्षत्र, केतु जन्म कुंडली के 7वें भाव में, और शुक्र की स्थिति जो स्थिति बना करके बैठे हैं मंगल के साथ उनका शत्रुता भाव लेकिन परिवर्तन में होने के कारण, और मैं जिस स्थिति में शुक्र को देखूंगा नवांश कुंडली में भी वो 3 नंबर की राशि में 7वें भाव में लाभेश होकर के बैठ रहे हैं और यहाँ पे वो आपकी कुंडली में बाकी के चैप्टर की स्थिति को तो कल भी बताऊंगा पर अभी भी बता देता हूं कि वो अच्छे हैं। कम से कम वो आपको लाभ का और चतुर्थ का आधा परिणाम दे देंगे। डिग्री में 9 डिग्री अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, केतु जन्म कुंडली में इससे केंद्र में और अष्टम भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के। उसके ठीक पीछे 2-3 अच्छे ग्रह बैठे हैं क्रमशः, गुरु भी, सूर्य भी और बुध भी। खराब दोनों में और तीनों में से कोई भी नहीं है। अगर बुध यहाँ नहीं बैठते तो और भी अच्छी स्थिति हो सकती थी, पर मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा। हाँ, व्यक्ति बाहर जाकर के ही अपना संसाधन जुटा सकता है या बाहर रह करके ही उसके प्रभावों में वृद्धि देखी जाएगी। क्लियर है? यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में 50% का परिणाम, लाभ भी जो चाहते हैं वो आधा मिलेगा, सुख भी जो चाहते हैं वो आधा मिलेगा। ये चतुर्थ भाव की बात थी। पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ दशम भाव के अधिपति योग कारक ग्रह मंगल जन्म कुंडली में वक्री नहीं होते तो इन्हें शूतक नहीं लगता। मैंने इसे एक अलग नाम दिया है वक्री ग्रहों को, क्योंकि ये कई बार चाह करके भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये कई बार वो कंफ्यूज करते हैं खुद को ही, जिसका प्रभाव जातक के ऊपर देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति को भटकाव में रखना या रखते हुए देखा जाता है या रहते हुए देखा जाता है। यहाँ पे चतुर्थ और पंचम का संबंध मंगल का बनेगा क्योंकि चतुर्थ में बैठे हैं और पंचम के अधिपति हैं। तो पंचम और दशम के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ करके वापस दशम को देखना, परिवर्तन राजयोग बनाना, ये बढ़िया योग बनेगा। लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से मेंटल पीस डिसएग्री में हो जाए या दिक्कत हो, परेशानी हो, कई तरीके की मानसिक व्यथा और भ्रांतियां पैदा होती हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कभी भी अनिद्रा की स्थिति को प्राप्त करता है और कई बार टेक्निकल क्षेत्रों का बहुत अच्छा जानकार भी होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव शनि से प्रभावित है और मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं लाभ भाव को देख रहा है। मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित है, चंद्रमा कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास तकनीक
की जानकारी होने के साथ साथ वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसके बाद आपको और भी बता दूं तो मंगल अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति को क्रिएटिव बना देते हैं और साथ ही साथ वो जानकार होता है कई सारे क्षेत्रों का, क्योंकि उससे केंद्र में ही राहु बैठे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छी, दाम्पत्य के लिए अच्छी। सप्तम दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी, चौथी दृष्टि के बाद यहाँ पे भी बढ़िया, और आठवीं दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन फिर भी वहां पे परिवर्तन योग बन रहा है। पंचम भाव के अधिपति एकादशवें भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति कई तरीके से धन कमाएगा, और एक जगह से नहीं, उसके जीवन में कई तरीके से धन आएंगे और वहां से वो उसका संपूर्ण लाभ भी भोगेगा। अगर वही एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र अष्टम भाव और सप्तम भाव के अधिपति शनि के साथ नहीं बैठे होते तो व्यक्ति को जीवन में कई बार कम पैसों पर जो नौकरी करने की नौबत आई है वो नहीं आती। अभी इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, और वो मंगल एकादशवें भाव को देख रहे हैं, वो मंगल अष्टम भाव के अधिपति को देख रहे हैं, वो मंगल शुक्र को देख रहे हैं, और वो मंगल लग्नेश को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कि जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है उसकी दृष्टि जहां जहां भी जाएगी कम से कम जातक को कुछ अच्छाइयां देने के साथ साथ अपने पापक ग्रह होने के कारण कुछ कमजोरीपन के साथ जातक को प्रसाद देती रहेगी, जिसके कारण व्यक्ति में उग्रता, व्यग्रता, मानसिक अनस्टेबिलिटी का प्रभाव और कई प्रकार से चमड़े से संबंधित और नेत्र से संबंधित विकार भी उत्पन्न होने की चांसेस दिखे जा रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आपको इनकी कुंडली के पंचम भाव पे विचार करके बताता हूँ। पंचम भाव का फल जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि पंचमेश कैसे बैठे हैं, उनके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, और पंचम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, या साथ ही साथ पंचम के कारक कैसे बैठे हैं, उनके साथ कौन बैठा है। पंचम भाव के अधिपति को शुक्र चंद्रमा के प्रभाव से युक्त और अष्टम भाव के अधिपति से की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है, यानी कि पंचम भाव ठीक बनेगा। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, पर राहु की नीच की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की मित्र की दृष्टि पड़ेगी। इसका असर यह होगा कि व्यक्ति रोग से लड़ने वाला तो होगा ही, साथ ही साथ प्रतियोगिताओं में जीतने वाला भी होगा। इसके अतिरिक्त चूंकि पंचम भाव के अधिपति के साथ सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, इस वजह से, या पंचम भाव के कारक के साथ सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति बुद्धिमान और पूर्व जन्म से ही आधिकारिक रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है। और एक बात और है कि पंचम भाव के अधिपति के ऊपर शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव तो दाम्पत्य और प्रेम जीवन में जो है वो हमेशा ही जातक के जीवन में मिलता रहे, चाहे माता का रहे या पिता का रहे, वो मिलता रहे। रिकॉग्निशन उसको मिलती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसको उसका परिणाम देर से ही सही पर मिले, पर हालांकि मैं उसे बहुत ज्यादा विलंब नहीं कहूंगा। क्यों विलंब से युक्त कह सकता हूं? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति के ऊपर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि वो अष्टम और छठे भाव, सातवें भाव के अधिपति हैं। इसका मतलब है कि पंचम और सप्तम भाव के अधिपति का संबंध बन रहा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति के विवाह में, प्रेम के विवाह में जाने के योग भी बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव पे राहु की नीच दृष्टि है और पंचमेश पे शनि और शुक्र जैसे कारक ग्रह की दृष्टि हो जाने से कहीं ना कहीं ये एक योग बनेगा। हालांकि जो पंचमेश हैं वो कम से कम अपने भाव को और अपने भाव से निकटस्थ होकर के बैठे हैं, और पंचम भाव पे क्रमशः भाग्य भाव के अधिपति की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति के पास पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा। छठे भाव के अधिपति ये मंगल जो है वो आपकी कुंडली में जो बैठे हैं 18 अंश के हैं, युवावस्था के हैं, ये बात मैंने बताई। हालांकि पंचम भाव पे मैंने चर्चा कर रखी थी। अभी नवम भाव के, छठे भाव की बात करते हैं तो गुरु 14 डिग्री के युवावस्था के होंगे, डिग्री में अच्छे हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र नीच के, इस वजह से थोड़ी कमजोरी। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, यहाँ के लिए सामान्यतया ठीक ठाक, और यहाँ के लिए बहुत अच्छी। छठे भाव की स्थिति मैंने चर्चा करी कि छठे भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे। अब इस पे चर्चा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के अधिपति नवम भाव में बैठे हो तो एक चीज याद रखने की है, आपकी पैतृक संपत्ति से आपको कोई बिलग नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आपका कनेक्शन हमेशा ही आपके घर से बना रहता है। तीसरे नंबर से आपकी नौकरी पक्की रहती है, सरकारी क्षेत्र में अगर प्रयास करें तो। चौथे नंबर से आप प्रतिक्रियावादी होते हैं। बेसिकली आपका नेचर थोड़ा जल्दी ही उग्र हो जाने वाला होता है, या निर्णय लेने में व्यक्ति जल्दबाजीपन की स्थिति में चला जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति हमेशा ही उत्साह से भरा होता है और कभी भी उसका अधिकार कभी भी वो छोड़ता नहीं है। ये कुछ चीजें प्रमुखतया देखने को मिलती है। वहीं सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में नीच के हैं, डिग्री वाइज 8 अंश के, कमजोरीपन के साथ, और केतु के नक्षत्र में अनुभव देने वाले रिसर्च,
टेबल पे व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ 50% के परिणाम के साथ नवांश कुंडली में मित्र के नवांश में जा रहे हैं और वहां वो भाग्य का बल भी वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यक्ति के दाम्पत्य को बेहतर भी फ्लरिशमेंट दे रहे हैं। यहाँ शनि जो है वो जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से विदेश भाव को देखेंगे तो लाभ मिलेगा। सातवीं दृष्टि से संतान सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का सुख, घर परिवार आदि, चौपाया जानवरों का सुख, भवन वाहन का सुख, संपूर्ण भौतिकीय सुखों को देने वाले बनेंगे क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं और शनि की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है। अष्टमें इसका नीच होना अच्छा माना जाएगा, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। और अष्टम भाव पे पंचम भाव के अधिपति से क्रिएटिविटी और क्रिएशन जुड़ती है और साथ ही साथ व्यक्ति मल्टीपल रिसोर्स एक्टिव करता है धन कमाने के लिए। साथ ही साथ वो एक्टिवली काम करता है किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए, कभी भी वो सुस्ती से काम नहीं करेगा और समुचित तरीके से किसी भी चीज को जब वो पकड़ लेता है तो तब तक नहीं छोड़ता। खास करके जब वो जान जाए कि सामने वाले के अंदर ये कमजोरी है तब तो और भी ज्यादा उसका बल बढ़ जाता है और ये प्रवृत्ति उसको और भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने में मजबूती देती है। इंटरनली वो लोगों से कनेक्ट करता है, उनसे जुड़ करके अपना काम निकालने में उसको सहायता मिलती है। इसी शनि के कारण अगर वो मजबूत होते, बलवान होते तो और भी इस प्रवृत्ति को बल मिलता। वो कनेक्शन से मजबूत होता है, कम्युनिकेटिव होता है और टेक्निकली वो स्ट्रांग होता है। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में उधेड़ बुन भी बने रहेंगे, वो कंफ्यूजन में भी रहेगा पर सामने वाले को कभी भी बता नहीं सकता या बताएगा नहीं, या कई बार जो चीजें उसको नहीं आती हैं वो उसमें भी इतना उसका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है कि जब वो बोलेगा तो सामने वाले को इसका असर भी या फिर थोड़ा भी पता नहीं चले कि सामने वाले को ये बात जानकारी नहीं है। मतलब उसका आत्मबल मजबूत होता है और वो किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ता है। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, बेहतर करने का जो है वो प्रभाव उसके पास होता है, उसके पास अनुभव बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, डेवलपमेंटल स्किल बहुत अच्छी होती है और काम करने के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो बहुत ही मजबूत होती है। क्लियर है? ये शनि के बारे में मैंने बात करी, नवम भाव के बारे में मैंने बात करी और छठे भाव के बारे में चर्चा करी। भाग्य, लाभ, धन, धर्म और अनुराग, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, लोग, भावनाएं, कद्र, अनुशासन, पिता का लाभ, पूर्वजों का लाभ, लोगों का लाभ, विश्वविख्यात होने का प्रभाव, यात्रा करना, उच्च शिक्षा का योग, संपन्नता, पुत्र प्राप्ति, माता का सुख, आदरणीय होना, समाज में प्रतिष्ठित होना और प्रतिष्ठापन्न होना, ये सब गुरु यहां देंगे। क्लियर है? गुरु आपकी कुंडली में अस्त हैं सूर्य से। अब मैं आपको यहां पे डिफरेंस बताता हूं। अगर ये गुरु सूर्य से अस्त हैं, क्योंकि 6 डिग्री और 14 डिग्री पे तो गुरु अस्त होंगे अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुरु टोटली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि वो भाग्य के प्रभाव को थोड़ा कमजोर करेंगे, जो आपको कमजोर दिखेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा भाग्य शांत नहीं देता, ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमजोरी है, लेकिन उसको ही ठीक करने के लिए मैंने सूर्य को ठीक करने के बारे में चर्चा करी थी। इसके अतिरिक्त आप जो है वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके, किसी मंदिर का दर्शन करके, अपने घर में बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करके, नित्य प्रतिदिन किसी भी धार्मिक स्थल पे जा करके या गाय माता की सेवा करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हो सके तो दान की प्रवृत्ति बढ़ाइए और अगर हो सके तो भूमि पूजन किया करिए। भूमि, जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं उस घर की खुद से सफाई किया करिए और प्रत्येक दिन उस कमरे की सफाई करिए, खुद से झाड़ू और पोछा खुद से लगाइए। और गुरु को ठीक करने का सबसे सर्वसाधारण, सबसे बेहतर उपाय 2, 3, 4, 5 नहीं 4। पहला गाय की सेवा, दूसरा ब्राह्मण की सेवा, तीसरा अपने जीवन में गीता जी को स्थान दीजिए और चौथा एकादशी का व्रत। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए यहाँ पे लेके आता हूँ। मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी है, यहाँ के बारे में मैंने चर्चा करी है, यहाँ के बारे में मैंने चर्चा करी है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कुछ और भी अच्छी चीजें बताता हूँ। लग्नेश का 10वें भाव में बैठना ये बहुत अच्छा होगा। धन भाव के अधिपति का 9वें भाव में जाना, 9 मेष के साथ क्लैरिफिकेशन होती है, मजबूती होती है, ऑथेंटिकेशन होती है और व्यक्ति लिबरल होता है।
तृतीय भाव के अधिपति का तृतीय को देखना ये अच्छी बात होगी, जहां कई बार उसका भाग्य उससे दूर भागेगा, लेकिन कम्युनिकेशन और इंटरनेट से जुड़ करके काम करना, वर्ल्ड वाइड बेस पे व्यक्ति काम करता है, चैनलाइज करता है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। उसके काम करने का तरीका और आउटलुक बड़ा ही बेहतर और रिप्रेजेंटेशन का स्किल बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंटल होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ को देखेंगे, चतुर्थ स्थान से केंद्र में बैठे हैं, ये चतुर्थ स्थान का बल बढ़ेगा और ये भाग्यशाली योग होगा या धनवान योग भी कर सकते हैं। केंद्र के अधिपति हुए, केंद्र में बैठे, शुभ ग्रह हुए, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात होगी। चतुर्थ के अधिपति पंचम के अधिपति चतुर्थ में बैठे, केंद्र त्रिकोण का योग, सर्वाधिक योग कारक ग्रह, जन्म कुंडली में वक्री अगर नहीं होता तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। छठे भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना यह अच्छा होगा गुरु के लिए। सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना थोड़ी सी कमजोरी, क्योंकि पापग्रह हैं, पर यहाँ के लिए ठीक होगा। इस वजह से व्यक्ति का रिसर्च वाला काम बहुत अच्छा होगा, डीप थॉट एनालिसिस बहुत अच्छी होगी। नवम भाव के अधिपति का नवम में बैठना, भाग्य का लाभ, यथेष्ट पराक्रम करके अपनी दुनिया को अपनी पहचान के बल पे अपने आप को सिद्ध कर देना और स्थापित कर देना कि मैं हूं, और उसकी एग्जिस्टेंस उसके जीवन पर्यंत उसके साथ खड़ी रहती है। दशम भाव के अधिपति का सप्तमस्थ जाना, परिवर्तन योग मैंने बताया ही, और ये अच्छी बात होगी, जहां व्यक्ति का जो करियर है वो बिल्कुल ही ग्रो करेगा, पर अभी थोड़े से वक्त के बाद वो मैं कल बताऊंगा। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में जाना महाभाग्यशाली योग बनेगा, और 12वें भाव के अधिपति के साथ विदेश से जुड़ करके व्यक्ति को काम करना चाहिए, इस पे फोकस बढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त की सारी चीजें और भी मैं बताऊं तो कार्यक्रम थोड़ा बड़ा ना हो, इस वजह से कल बता दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने इसी के दूसरे चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।